अस्सलाम वालेकुम। कराची यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 70-80 के करीब है। एक सेशन में मैं तकरीबन 40-45 कर दूंगा, फिर नेक्स्ट सेशन में दूसरे क्वेश्चन कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट से पता चले जो आए हुए थे। मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4, कॉज एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला इन दोनों के रिलेशन के तौर पे कि कॉज एक्स इक्वल हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 9/16। इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9 7/16। 7 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, 16 रूट से बाहर आ जाएगा 4। ये वैल्यू आ गई कॉज एक्स की। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 13π/6। वैल्यू निकालनी है हमने इसकी। हम इसको रेडियन में, रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें। पाई की वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180/पाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 13 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 390 आ जाएगा। साइन 390 की वैल्यू पुट करनी है। जाहिर सी बात है कैलकुलेटर नहीं होगा। अगर आपके पास एंगल 90 से ग्रेटर होना तो एक एंगल 90 लिख दें और रिमेनिंग जो बचेगा वो लिख दीजिए। अगर आपके पास एंगल जो है ना 180 से ग्रेटर हो तो एक एंगल 180 लिख दीजिए, रिमेनिंग जो बचेगा वो लिख दीजिए। और अगर आपके पास एंगल 270 से ग्रेटर हो तो एक एंगल 270 लिख दीजिए, रिमेनिंग जो बचेगा वो लिख दीजिए रिमेनिंग। और अगर एंगल आपका 360 से ग्रेटर है तो एक एंगल 360 लिख दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो लिख दीजिए। उसकी वजह यह है कि साइन 90, 180, 270 और 360 पे साइन कॉस 10 की वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। तो इसे भी हम इसी फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 360 की वैल्यू होती है 0, इसको 0 कर देगा। कॉस 30 की वैल्यू जो भी होती है √3/2। कॉस 360 की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये तो 0 हो गया, 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ 1/1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एक प्लस में एक माइनस में, इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके भी लिख दें। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। 2 एज इट इज रहेगा। 1/cos सेक के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। जाहिर सी बात है हमने तेज़ी से करना है तो एक एक स्टेप को ही करना है ताकि तेज़ी से हो जाए। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कॉस साइन इनवर्स √3/2, इसको हमने सॉल्व करना है। साइन इनवर्स √3/2 कैलकुलेट, हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, कुछ बेसिक एंगल तो याद रखने हैं ना। साइन इनवर्स √3/2 का मतलब एंगल कैलकुलेटर दे देगा 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। कम से कम 30, 45, 60, 90 की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए सबकी, साइन 10 और कॉस की जो है ना, तो आपको करने में आसानी होगी। एक पार्ट ये दिया हुआ है साइन एक्स माइनस पाई/2, या तो इस पे फंडामेंटल फार्मूला लगा लीजिए या फिर हम इसे यूं भी कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। पाई/2 का मतलब से 90, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस एक्स, या इस पे फंडामेंटल फार्मूला लगा देंगे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, देन तब भी हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन कॉस 90 इक्वल होता है 0 के, और सॉरी कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा, बीटा ये दिया हुआ है, और कॉस अल्फा, अल्फा दिया हुआ है एक्स, साइन बीटा, बीटा दिया हुआ है पाई/2। कॉस 90 इक्वल होता है 0 के,
और साइन 90 इक्वल होता है 1 के, तब भी आ जाएगा ये माइनस कॉस एक्स। दोनों सूरतों में आ गया आपके पास। फंडामेंटल फार्मूला लगा लें, वरना साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, ये वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर लें, हो जाएगा, इस तरह भी हो जाएगा ये। आइए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है 4 साइन 4x। इसमें ऑप्शन दिए मैं चारों में, ऑप्शन किसी में भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होगा। इसका हाफ एंगल फार्मूला लिख लें, 2 साइन 2x कॉस 2x। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 8 साइन 2x कॉस 2x। ऑप्शन में ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आ गया आंसर। वैसे ये मजीद भी अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 10a इक्वल टू कॉट b, देन a प्लस b किसके इक्वल होता है ये बता दीजिए। तो 10a को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज ए, साइन ए ओवर कॉज ए, और कॉट b को लिख सकते हैं कॉस b ओवर साइन b। मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉज ए कॉस बी। सबको एक तरफ कर लें, इसे वहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक तरफ ट्रांसफर कर दिया इक्वल टू 0। ये फंडामेंटल फार्मूला बन गया कॉज अल्फा प्लस बीटा का। ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा कॉज इनवर्स 0, और कॉज इनवर्स 0 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, यही कह रहा था, निकालिए ए प्लस बी किसके इक्वल होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन माइनस थीटा, साइन थीटा प्लस साइन माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा एज इट इज रहेगा, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा कॉस थीटा। तो ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है, वहाँ ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है। ये सारे सवाल हैं हमारे पास जिसका ऑप्शन दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट एक ही ऑप्शन वाला आंसर ला रहा हूँ, चारों ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। ये जो है ना कराची यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर के हवाले से है, ये मिल जाएगा आपको नेट वगैरह पे, तो कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है साइन x/3 पीरियड निकालना है। एक क्वेश्चन ये है, कह रहा फाइंड द पीरियड। सही है ना, ये चैप्टर 11 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, इनका पीरियड है 2 पाई, और टेन थीटा भी पीरियोडिक फंक्शन है, इनका पीरियड है पाई। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो अपने आप को रिपीट करे, अ फंक्शन विच इज रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर कोई फंक्शन अपने आप को रिपीट करे तो देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका मतलब साइन या कॉस का पीरियड निकालना हो तो उसके एंगल में 2 पाई आना चाहिए, तो देन वो अपने आप को रिपीट कर देगा सॉल्व करने के बाद। और 10 का एंगल में अगर पाई आ जाए तो वो अपने आप को रिपीट कर देगा। तो ये साइन फंक्शन दिया हुआ है। अब हम एक सी जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व होने के बाद 2 पाई आ जाए, तो अंडरस्टूड सी बात है, एक सी जगह हम 3 पाई पुट करेंगे, सॉल्व होने के बाद 2 पाई आ जाएगा, ये अपने आप को रिपीट कर देगा। तो पीरियड आ गया हमारे पास 6 पाई जो हमने पुट किया यहाँ पे। कोई और सवाल बना सकते हैं, ये दे सकता है। अब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो 3/2 अपनी जगह पे, 2 पाई लाना है आपने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने 2 पाई लाना है तो यहाँ पे 2 पाई लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे, बल्कि यहाँ हम लिख दें 4 पाई, और यहाँ लिख दें 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 4 कैंसिल होगा, 2 पाई बचेगा। इसका मतलब पीरियड इसका आ गया 4 पाई। 4 पाई पुट करने से यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई। तो जब भी हमें पीरियड निकालना होगा साइन और कॉस के एंगल में इस तरह वैल्यू पुट करेंगे कि सॉल्व होने के बाद 2 पाई आ जाए, देन वो अपने आप को रिपीट कर देगा, क्योंकि वो 2 पाई का पीरियोडिक फंक्शन है, हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। और 10 के एंगल में पाई आना चाहिए जो है ना, तो वो अपने आप को रिपीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर 10 का एक एंगल लिखें, पीरियड निकालना है 10 3x, तो हम यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करेंगे कि पाई आना चाहिए, तो पाई/3 डायरेक्ट होगा ये काम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा। तो पीरियड ये पुट किया हमने पाई/3।
तो 10 के एंगल में पाई आना चाहिए सॉल्व होने के बाद, और साइन और कॉस के एंगल में 2 पाई आना चाहिए, पीरियड आ जाएगा आपका। आइए अगला सवाल करते हैं हम। ये तकरीबन एप्टीट्यूड टेस्ट में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, या आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 21 मीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, एस निकालना है। ये लैंग्वेज में सवाल है। 21 मीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, हमने डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला था आर थीटा, आर की वैल्यू 21 है, थीटा दिया हुआ है डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो 180, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई मीटर में। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी 0 फैक्टोरियल आएगा वो 1 के इक्वल होता है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके पास कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और ये चलता चला जा रहा डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 1 तक। तो ये किसके इक्वल है? जाहिर सी बात है एन फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। एन फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करेंगे तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू, और ये चलता रहेगा, लास्ट में 1 तक आ जाएगा। हम किसी फैक्टोरियल वाली वैल्यू को प्रूव करते हैं, ये एक्स्ट्रा सवाल है। ये तो इसका आंसर आ गया हमारे पास एन फैक्टोरियल, ऊपर वाले का क्वेश्चन ये है। और अगर 6 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 6 5 3 2 6 5 4 3 2 1, 7 को ओपन करेंगे, 7 से चलेंगे 1 तक, रिवर्स में काउंटिंग लिखेंगे, फैक्टोरियल इसी तरह ओपन होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये दिया हुआ है हमारे पास एक क्वेश्चन 7 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 7 6 5 4 3 2 1, सही है ना। इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 14 40, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल का। अब जो है ना मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, सॉल्व करना है। 6 वाले को ओपन करेंगे, 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दें, ये भी 4 फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 7 फैक्टोरियल इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5040, ये आंसर होगा हमारे पास। सही है, 7 फैक्टोरियल का। आइए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, इसका क्या आंसर आएगा? तो 10 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, ये 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 10 वाले को ओपन कर लें, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख दें, ये 9 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 बन जाएगा, ये आंसर आएगा। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है जिसे हम की वैल्यू निकालनी है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या आंसर आएगा? तो इस ऊपर वाले को ओपन करें, n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल, और नीचे भी दिया हुआ है n माइनस थ्री फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर फॉर्म में दिया हुआ है शीट में, आंसर ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। चाहे तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख दें। इसी तरह एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास n माइनस थ्री फैक्टोरियल n माइनस फाइव फैक्टोरियल, n माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस फाइव फैक्टोरियल, इसको हमने सॉल्व करना है। ऊपर वाले को ओपन करेंगे, 5 पे कन्वर्ट हो जाएगा, n माइनस थ्री पहली टर्म, दूसरी टर्म 1 माइनस करेंगे 4, तीसरी टर्म उससे 1 माइनस करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस फाइव फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा n माइनस थ्री n माइनस फोर। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई करके दे दें तो मल्टीप्लाई करके लिख दें। फैक्टोरियल में हमेशा बड़ी वैल्यू ओपन की जाती है, तब वो कन्वर्ट होकर छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एन दिया हुआ है हमारे पास -1 की पावर n डिवाइडेड बाई 2n माइनस वन, कह रहा है ए 4 की वैल्यू निकालनी है, n की जगह 4 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पुट कर दें 4, -1 रेस टू दी पावर 4 का मतलब 1, 8 में से 1 निकालेंगे 7, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर ये आ गया। अब हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है,
हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है 1 4 7 10। कह रहा हमें इसकी 31st टर्म कैलकुलेट करनी है, क्या आएगी? सही ना, नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना है। सीक्वेंस एपी है क्योंकि 4 में से 1 निकालेंगे 3, 7 में से 4 निकालेंगे 3, 10 में से 7 निकालेंगे 3, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा। 31st टर्म निकालना है, ए फर्स्ट टर्म है, एन 31st है, डी निकालेंगे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 130 बच जाएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 31st टर्म की वैल्यू आ जाएगी 91। ये दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 31st टर्म की यहाँ पे। इसी तरह एक सीक्वेंस ये दिया हुआ है m-2n, m-n, m, कह रहा है कि 11 टर्म की वैल्यू क्या होगी। n की जगह 11 दिया हुआ है, वही निकालेंगे हम। ये भी एपी है। अगर m-n से m-2n माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -n। इसी तरह जो है ना, इससे ये माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा -n, नहीं आएगा बल्कि +m आएगा। m-n से अगर हम माइनस करें d निकालने के लिए m-2n, तो ये हो जाएगा m-n -m +2n। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2n में से n निकालेंगे n आ जाएगा, d n के इक्वल आ जाएगा। ये भी एपी है हमारे पास, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब हम पुट कर दें, एक ही जगह दिया हुआ है हमारे पास m-2n, n की जगह हम n लेंगे 11 टर्म निकालने के लिए कह रहा है, और d आ गया हमारे पास n, तो ये हो जाएगा m-2n। 11 में से 1 निकालेंगे 10, ये 10n हो जाएगा। m 10 में से 2 निकालेंगे बच जाएगा 8n। ये 11 टर्म आ गई इसकी, इस सीक्वेंस की। इसी तरह एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास, कि 2⁻x इज इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके दो वे हैं, अगर इसे पावर 2 फॉर्म में लिख दें तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, और अगर पावर 2 फॉर्म में नहीं लिखें तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने से आपको परेशानी ये होगी कि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बहुत सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो हमेशा ऐसी सिचुएशन देगा वो जिसमें पावर को सेम कर दे। 2⁵ का मतलब 32 होता है, बेस सेम हो गया, पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमें वैल्यू बतानी है कि ये किसके इक्वल है, log 10 1/100 किसके इक्वल है। इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसे ऊपर ले जाए 10⁻⁻²। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पावर को पहले लिख दें, और ये रूल है कि लॉग का जो बेस हो वही वैल्यू गिवन हो तो वो इक्वल होता है 1 के, तो ये -2 आ जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है जिसे हमने सॉल्व करना है, log x 1/81 इज इक्वल टू 4। वैल्यू निकालनी है आपने x की, तो हम इसे पहले फॉर्म में लिख लें। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4, बल्कि इसे हम फॉर्म में इस तरह लिख लें कि इसको लिखने का तरीक़ेकार ये 9 में मौजूद है ये क्वेश्चन, ये बेस एज इट इज़ रहेगा, इसे हम पावर में लिख देंगे इज इक्वल टू 1/81। इस 81 को हम लिख देंगे 3⁻⁴, x की पावर 4। इसे हम यूँ लिख देते हैं 1/3 की पावर 4। पावर सेम हो गए, वहाँ बेस सेम था, पावर एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब बेस पावर सेम हो जाए तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है ln 1/√e, इसे भी हम इस तरह लिख दें e की पावर 1/2। इसे ऊपर ले जाएं e की पावर -1/2, पावर को पहले लिख देंगे। ln e इक्वल होता है 1 के, तो -1/2 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये सब ऑप्शन में गिवन है आपके पास। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है log x + 2 माइनस log x - 1 इक्वल टू log 2। सही है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं। log की प्रॉपर्टी के मुताबिक वैल्यूज अगर माइनस फॉर्म में हो तो उसे डिवीजन में लिख देते हैं। इस log से ये log कैंसिल हो जाएगा, x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 इक्वल टू 2। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x - 2। इस x को यहाँ ले आए, 2 को वहाँ ले जाएं, x - 2x, ये -2 और ये प्लस का 2 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -4। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 4।
एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, 9 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x माइनस 4 इक्वल टू 10। तो इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ भी, 2x माइनस 4 ई रेस टू दी पावर 10 और 9 प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। जाहिर सी बात है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पावर में, इसको नीचे लाने के लिए लॉग ले लें बोथ साइड। ई है इसलिए ln वाला लॉग लेंगे, LOG वाला लॉग नहीं लेंगे। लॉग ई को कैंसिल कर देगा, ये बच जाएगा 2x माइनस 4 और log 1 0 होता है तो 2x इक्वल हो जाएगा 4 के, x इक्वल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसे हमने सॉल्व करना, log बेस 3 81 इंडेक्स दिया हुआ है 9, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम इसे यूँ लिख लें, इसे हम लिख दें 3 रेज टू द पावर 4, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस चल रहा है 3। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पावर को पहले लिख देंगे। मैंने अभी आपको बताया लॉग का जो बेस हो वही वैल्यू गिवन हो तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 4/9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन इस तरह दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, 4 की पावर 4 प्लस मॉड 4 प्लस माइनस मॉड 4 माइनस 4 की पावर 4, इसकी क्या वैल्यू आएगी? ये प्लस का है ये माइनस का है, सॉल्व करेंगे। ये 4 ही आ जाएगा, मॉड से बाहर आने के बाद मॉड नेगेटिव साइन को प्लस कर देता है, दोनों को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो बेसिक सवाल है, बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, 3 दिया हुआ है पावर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, 3 रेज टू दी पावर 2 9 आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसी फॉर्म में इस तरह दिया हुआ है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू दी पावर 4 1/3 रेज टू दी पावर 4। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड कर देंगे, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, ये 3 रेज टू दी पावर 4, यही काम करेंगे, 5 माइनस 4 3 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है रूट, इंडेक्स दिया हुआ है 3, फिर अंडर रूट 64, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो हम इसे यूँ लिख लें, ये रूट के अंदर है 64, रूट से बाहर आ जाएगा 8 हो जाएगा, इसे हम यूँ लिख लें 8 रेज टू दी पावर 1/3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें जो सॉल्व करना है, ये बताना है कि इंटरवल लिमिट क्या है इसकी, 6x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 10, x की वैल्यू फाइंड करनी है इंटरवल में। 6x, x को यहाँ ले आए, 10 पहले से है, ये प्लस 2 हो जाएगा, ये बच जाएगा 3x और ये हो जाएगा 12, x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 3, x आ जाएगा 4 के इक्वल, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है हमारे पास, तो इसका आंसर लिखेंगे इनफाइनाइट से लेकर 4 तक, क्योंकि इक्वल भी है ये, इंटरवल में हम इस फॉर्म में लिखेंगे। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा 4/3 अंडर रूट 10x माइनस 4 इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास -8 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है यहाँ, इस 8 को वहाँ ले जाए, 4/3 10x माइनस 4, ये 8 हो गया, इसको भी वहाँ ले जाए, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 8, 10x माइनस 4 रूट में 3 2 6, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें तो ये हो जाएगा 36, इसको वहाँ ले जाएं प्लस का हो जाएगा 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है, 40 डिवाइडेड बाई 10 4 आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके पास गिवन है, x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसे वहाँ ले आकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 6, x की वैल्यू निकालेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 5,
12 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है कुछ इस तरह कि अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए m क्रॉस p और आगे दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी n क्रॉस p, तो ए बी का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ ए बी। तो हमेशा जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहला मैट्रिक्स होता है उसका रो आंसर में आता है, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है जो है ना, ये पी क्रॉस एन, सॉरी ये लिखा हुआ है पी क्रॉस एन, जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम आंसर में आता है। तो जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रो होंगे वो लिख देंगे और सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे वो लिख देंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद होती है? ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम प्रेजेंट in a matrix is called order of matrix, उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी, एक सवाल हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और इसके बारे में कह रहा वन मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 ए, कह रहा है इस सिंगुलर, ये सिंगुलर है मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी। ये अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए की वैल्यू आ गई है। इसी तरह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हमने निकालना है जो है ना ए, जो है ना मॉड ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 2i आई माइनस आई, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वही इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -2i²। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे i², दोनों सेम है, 3 टाइम आ जाएगा, और i² इक्वल होता है -1 के, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा 3। एक क्वेश्चन ऐसा था कि हमें बताना था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका रैंक बताना था। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स ऐसे ही लिख देता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका हमें बताना है रैंक क्या आएगा, तो इसका रैंक आएगा 2। रैंक की डेफिनेशन ये है, द नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रैंक। किसी मैट्रिक्स के जो नॉन जीरो रोज होते हैं वो कहलाते हैं रैंक। तो इस मैट्रिक्स में दो नॉन जीरो रोज है, ये तो पूरा जीरो रोज है, उसे हम कहेंगे रैंक। एक और सवाल दिया हुआ है मैट्रिक्स के हवाले से कि जो है ना इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी पर ट्रांसपोज हो जाए तो हम इसका आंसर यूँ लिखेंगे, पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे देन ए ट्रांसपोज लिखेंगे, और अगर ए बी सी पर ट्रांसपोज आ जाए तो हम लिखेंगे सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। याद रखने वाली बात यह है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, यानी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी वो सेम नहीं आएगा। इसका मतलब जो है ना, मैट्रिक्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन के लिए, ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के, तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसी तरह एक मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ है जिसके बारे में बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 2, ये लिखा हुआ है 0 1 और 1 और 5, इसमें मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, बताना मैट्रिक्स कौन सा है।
तो वैसे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इसलिए है कि अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू, किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में, तो देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कॉलम में लिखा हुआ है, अगर मैं इसे रो में लिख दूं सेम वही आ गया, तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा हमारे पास? और अगर इसका साइन चेंज हो जाता, यानी जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव आ जाते, जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाते, तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब डेफिनेशन ये है कि अगर हम ए को ट्रांसपोज करें रिजल्ट ए आ जाए तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक, और ए को ट्रांसपोज करें इसका रिजल्ट माइनस ए आ जाए तो ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, और ए बार को ट्रांसपोज करें रिजल्ट ए आ जाए तो ये कहलाएगा हर्मिशियन, और ए बार का ट्रांसपोज करें और रिजल्ट आ जाए माइनस ए तो ये कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन। ये सारे मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के रखूंगा, सारे आपके लिए सॉल्व करूंगा। कुछ एक दो चीज़ें और हैं, अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, वो भी आते हैं एग्जाम में। मिसाल के तौर पे जो है ना, अगर एक डेरिवेटिव का ऐसी जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है जिसे हमने सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है टेंजेंट एक्स प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स, और ये प्लस सारे रूट के अंदर चलते चले जाएं इनफाइनाइट तक। तो इसकी वैल्यू किसकी होगी, या तो निकालेंगे हम, या इसका एक आसान सा तरीक़ेकार ये है कि वो कह रहा है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल होगा। तो इसको निकालने का तरीक़ेकार ये है कि 2 लिखेंगे और ये प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ लिख देंगे -1, और 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लिखते हैं, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये चलता चला जाए इनफाइनाइट तक। तो इसका डेरिवेटिव हमने लिखना है 2, और ये बाय मल्टीपल में -1, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर हमने जो है ना डेरिवेटिव निकालना है एक ऐसे फंक्शन का जो कैटेगरी में आता है हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो बेस है वही एक्सपोनेंट भी हो, देन हम लिखेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज कॉपी करेंगे, 1 प्लस एल एन एक्स लिखेंगे, यहाँ एक्स है एक्स लिख दिया, और एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और करता हूँ, ये लिखा हुआ है साइन एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, ये एज इट इज उतार देंगे हम, 1 प्लस एल एन साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इसी तरह एक और हम कर लें, ये सेम बेस के लिए है, यानी बेस और एक्सपोनेंट सेम हो देन तब होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x रेज टू द पावर 10x इंटू 1 प्लस टेंजेंट एल एन टेंजेंट एक्स, और 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्म में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। कुछ बेसिक रूल मल्टीप्लिकेशन के छोटे छोटे मैं आपको टिप्स देता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कर लेंगे आप। मिसाल के तौर पे अगर हमने जो है ना ऐसे तमाम नंबरों का स्क्वायर करना है जिनके आखिर में 5 आता है, जाहिर सी बात है आपको कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, स्क्वायर करना है, बड़ा आसान सा है। 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम 25, ये 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 को इससे लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 का स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे 25, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 को इससे लाके मल्टीप्लाई करेंगे 12, स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 को इससे लाकर मल्टीप्लाई करेंगे 20, स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 को 5 से लाके मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये इसका स्क्वायर आ गया। ये तो हमारे पास वो नंबर थे जिनके लास्ट में 5 आता है। अगर हमारे पास ऐसे नंबर आ जाए जिनके लास्ट में 5 नहीं आता, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसे लिख देते हैं ठीक है जी, हम इसका स्क्वायर लिख देंगे 4 का, पहले नंबर का स्क्वायर 16,
3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। हम एक डिजिट में नंबर नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट में नंबर लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, यहाँ लाकर ऐड कर दें इसे, तो 9481 ये इसका स्क्वायर आ गया। देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 को 6 से 30, 30 को 2 से 60, ऐड कर दें, ये आ गया इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 से 18 को 2 से 36, ये इसका स्क्वायर आ गया। तो ये दो नंबरों को स्क्वायर करने का वे है, शॉर्टकट मेथड, तेजी से हम कर लेंगे।